क्योंकि सिख कौम एक बहुत बड़ी बात है। सिख कौम ने इतिहास बनाया है, इतिहास संभाला नहीं। तो उसको लोगों तक उजागर करने के लिए जो हमने फतेह दिवस का प्रोग्राम शुरू किया। देखो, एचएस फुल्का के बारे में मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। फुल्का साहब क्रेडिट लेने की बात करते हैं। मुझे बताएं, फुल्का साहब ने आज तक कौन सा केस 1984 का जीता है? फुल्का साहब तो यहाँ तक गए कि हमारी पार्टी जो श्रोमणी अकाली दल है उसको खत्म करने के ऊपर जो मीरी पीरी का सिद्धांत गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज देके गए, जो राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब चले मिले, उसको खत्म करने के लिए फुल्का साहब जा रहे हैं। फुल्का साहब ने शोर मचाया जी, इनको बोलो एफिडेविट दे जी, रिलीजियस पार्टी है जी। रिलीजियस पार्टी, जब कोर्ट कह रहा है कि रिलीजियस पार्टी की डेफिनेशन लिख के तो बताओ कहां पर लिखी है? इसमें सरना साहब क्या है, कांग्रेसी नहीं है? मना कर दे मैं कांग्रेसी नहीं हूं। शीला दीक्षित के साथ सारी उम्र इनकी सांठ गांठ रही, राहुल गांधी के साथ ये उनके पैरों में बैठती हैं। मनजीत सिंह जी के आज की बात है, आज उन्होंने अपनी डेफिनेशन को चेंज किया रोज, क्योंकि उनकी अलग अलग नीति चेंज होती है। क्या परमजीत सिंह राणा पॉलिटिकल आदमी नहीं है? इन्होंने सिर्फ नींव रखी है गुरु घर के अंदर चोरी की, और इन्होंने किसी चीज की नींव नहीं रखी है। गुरु घर के अंदर जो उन्होंने गुनाह किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। जिस एज पे वो हो गए हैं, इनको इस वक्त भक्ति करनी चाहिए, सेवा करने का शौक है तो सुबह सवेरे चले जाएं। दिन के वक्त धूप में अगर नहीं पोछा लगा सकते, झाड़ू लगा सकते, सुबह सवेरे देखा, कोई देखेगा भी नहीं, गुरु तो देखेगा, मगर कम से कम जो कर रहे हैं सेवा उनको बदनाम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बार कई पार्टियां जो हैं अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई वो इस जो चुनाव है इसमें अपनी भागीदारी निभा रही है और 46 सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहे हैं और सभी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान आज हो चुका है। हरमीत सिंह कालका जी हैं जो पार्टी अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो आज जिस तरीके से सीटों का ऐलान हो चुका है, 46 की 40 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है, किस तरीके से पार्टी तैयार है? देखो, तकरीबन 46 सीटों में से 35-36 सीटें ऐसी हैं जिनमें हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स मेंबर बने हुए थे, और 8-10 सीटें जो लोग दूसरी तरफ चले गए थे उन लोगों को फाइनलाइज करना। और आज पार्टी की हाईकमांड सारी मिल के, मैं हूँ, चाहे सरदार अवतार सिंह हित हो, चाहे मजिंदर सिंह सिरसा हो, तीनों ने मिलके इस सारी लिस्ट को फाइनलाइज किया और सारे कैंडिडेट्स बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ चुन के भेजे। और ऐसे कैंडिडेटों को चुना है जिनके अंदर पंथ प्रस्ती हो, जो अपने लोकल गुरुद्वारों के साथ जुड़े हों, जो सेवा भावना में विश्वास रखते हों, और जिन लोगों ने पिछले समय में अपने इलाके में, समाज में किसी तरीके से काम किया हो, उन लोगों को आज आगे लाया गया। अच्छा, पिछले 8 साल से आपकी जो शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई जो है वो 8 साल से दिल्ली कमेटी कमान संभाल रही है। 8 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो, 8 साल के कार्यकाल को अगर पूरा देखें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, तो श्रोमणी अकाली दल ने बहुत बड़े अहम फैसले लिए। उसमें जो लड़ाई हम पिछले 35 साल से लड़ रहे थे, अगर आज उसकी बात करें तो सज्जन कुमार को जेल में भेजने का श्रेय सबसे बड़ा अकाली दल को जाता है, क्योंकि जहां अकाली दल इसकी लड़ाई लड़ता रहा है, अकाली दल की कैबिनेट मिनिस्टर बीबा हरसिमरत कौर बादल ने पूरा दबाव डाला केंद्र सरकार के ऊपर, और उस केंद्र सरकार ने एसआईटी बनाई, और उस एसआईटी की वजह से आज सज्जन कुमार जैसे लोग अंदर हैं। सो इस लड़ाई को अंजाम देने में बहुत बड़ा रोल श्रोमणी अकाली दल ने किया। उसके अलावा अपने शहीदों की यादगारें बनानी जो 1984 की हुई है, दिल्ली के अंदर एक कंसेप्ट लेके आए, जो लोग अपने विरसे को भूलते जा रहे थे, जो लोग अपनी हिस्ट्री, क्योंकि सिख कौम एक बहुत बड़ी बात है, सिख कौम ने इतिहास बनाया है, इतिहास संभाला नहीं, तो उसको लोगों तक उजागर करने के लिए जो हमने फतेह दिवस का प्रोग्राम शुरू किया, और उसको लगातार जैसे चल रहा है, उसमें लोगों को एक अवेयरनेस आई कि सिख कौम का कितना बड़ा गौरवमय इतिहास है। सो ऐसे कई काम हैं जो पिछले समय में किए, और ख़ास तौर पे अगर पिछले 2 सालों का टेन्योर देखेंगे, एक अलग कंसेप्ट ले लिया, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कई ऐसे लालछन लग गए थे जिसमें लोग घबराते थे, गुरुद्वारा कमेटी के नाम पे लोग एक दूसरे को चोर कहने लग पड़े। हमने इस कंसेप्ट को चेंज किया, हमने कहा कि नहीं, हम गलत हो सकते हैं,
मगर हमारी गुरुद्वारा कमेटी, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बहुत लड़ाई लड़ के ये एक्ट बना के इसको शुरू किया, इसको हम बदनाम नहीं होने देंगे। और आज देखो जो मानवता की सेवा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है, चाहे वो हॉस्पिटल के नाम पे कर ली, चाहे वो एमआरआई के नाम पे, चाहे वो बाला प्रीतम दवाखाने के ऊपर, चाहे वो कोरोना समय के अंदर जो सेवा को लेके हुई है। सो ये सारी बड़ी चीज़ें की हैं। मैं आज सुबह जिस तरीके से लिस्ट बना रहा था कामों की, 9 इनाग्रेशंस इस 2 साल के अंदर अंदर हमने किए, 9 इनाग्रेशंस। चाहे वो हरि सिंह नलवा का सरांक उसकी बात करें, हॉस्टल की बात करें, चाहे हमारा प्याऊ बना, चाहे हमारी प्रिंटिंग प्रेस बनी, चाहे लंगर हॉल जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का, जिसका नाम भाई रणधीर सिंह के नाम के हुआ। शहीदों को और जो कुर्बानी वालों को हैं उनको हमेशा हमने आगे रखा और ये फ़र्क लेके आए पिछले 8 सालों में। सर, आपने कहा सज्जन कुमार की, सज्जन कुमार को लेकर सब अपने दावे करते हैं। उस टाइम पे क्योंकि हम लोगों ने भी कवरिंग की वहाँ पर, जिस टाइम सज्जन कुमार को जेल भेजा गया। अगर बात करें सज्जन कुमार की, क्योंकि लगातार चाहे एच.एस. फुल्का हो, वो इस केस को लड़ रहे हैं 1984 के, चाहे आप कह रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया क्योंकि जो आपके सहयोगी बीजेपी थी, क्योंकि उसको गठबंधन को लेकर आपके पास एक कैबिनेट मंत्री की पद था। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे कि क्रेडिट आपको जाना चाहिए या एच.एस. फुल्का को जाना चाहिए? देखो, एच.एस. फुल्का के बारे में मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। फुल्का साहब क्रेडिट लेने की बात करते हैं। मुझे बताएं, फुल्का साहब ने आज तक कौन सा केस 1984 का जीता है? एक भी बता दे। फुल्का साहब तो यहाँ तक गए कि हमारी पार्टी जो श्रोमणी अकाली दल है उसको ख़त्म करने के ऊपर जो मीरी पीरी का सिद्धांत गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दे के गए, जो राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब चले मले हैं, उसको ख़त्म करने के लिए फुल्का साहब जा रहे हैं। जिस पार्टी के लिए श्रोमणी अकाली दल के वर्करों ने जेलें काटी, जिस एक्ट को बनाने के लिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट जो 1971 में बना है, इसको बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जेलें काटी है, गिरफ्तारियां दी, धरने दिए, और उसमें कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल एक रिलीजियस पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी लड़ नहीं सकती है इसके अंदर। सो मैं समझता हूँ फुल्का ये डिफाइन करिए कि शिरोमणि अकाली दल बादल राजनीतिक पार्टी है या धार्मिक पार्टी है? पहली बात तो पार्टी का नाम श्रोमणी अकाली दल है, बादल साहब उसको लीड कर रहे हैं इसलिए बादल का, पार्टी का नाम अकाली दल बादल नहीं है। श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी है। जो मेरे को ये बताइए, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, यही बात फुल्का साहब ने बहुत शोर मचा के कोर्ट में पूछी थी, तो जज साहब ने पूछा कि फुल्का साहब आप ही बता दो रिलीजियस पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है, आप बता दो रिलीजियस पार्टी क्या है। हरमीत सिंह सिख रिलीजन को बिलोंग करता है, बट मैं सेकुलर हूँ, मैं बाकी धर्मों का भी सत्कार करता हूँ, तो ये मुझे इसमें रिलीजियस पार्टी कौन सी होगी? क्या हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को रिलीजियस सिखों के लिए बाउंड कर सकते हैं? क्या हम मना करते हैं सुबेरे वहाँ पर नॉन सिख जो आते हैं उनको मत्था टेकने नहीं दिया जाएगा? क्या बाला प्रीतम हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर सिखों का इलाज करना बंद कर दें? जो सिखों का सिद्धांत है, सिक्खी का सिद्धांत है, हर वर्ग को देखा जाए। गुरु महाराज ने जब लंगर की प्रथा शुरू की है, वहाँ पर किसी से पूछा नहीं जाता उसकी जात धर्म धड़ा, ये कम्युनिटी को अलग की तरफ धकेलने की कोशिश की है फुल्का साहब ने। सो मैं समझता हूँ जो फुल्का साहब की ने जो खुश करना था, बेसिकली उनका हमेशा एम रहता है अपनी लीडर्स को खुश करने का, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे आम आदमी पार्टी हो, कि उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राज्यसभा में कॉप्ट कर ले, कुछ कर ले। सो वो इस मंतव से चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हम उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, हमको अपने मेन एजेंडे पे आना चाहिए कि दिल्ली कमेटी की जो चुनाव है उनको कैसे करनी है। दिल्ली कमेटी के चुनाव को लेकर 14 जो रूल है, जो रूल बना था उसके हिसाब से कहा था कि चुनाव हो, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया गया क्योंकि आपको भी उस समय बहुत सारे किंतु परंतु हुए, आप लोग हाई कोर्ट भी गए। तो मुद्दा क्या है आखिर? ये जो 14 रूल है ये क्या कहता है कि जो रिलीजियस पार्टी है वही चुनाव लड़ सकती है? मैंने अभी आपको पहले बताया जो 14 नंबर रूल की बात है, एक्ट में अमेंडमेंट कराए बिना तुम रूल में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हो? और रूल में अमेंडमेंट सरकार करा रही है, ज़बरदस्ती कराने की कोशिश कर रही है। हर बार इलेक्शन में कोर्ट में जाना पड़ता है, हर बार। भाई आफ्टर ऑल लॉ का तो अपना प्रोसीजर है, लॉ ने तो 2 दूनी 4 ही कहना है, तुम 2 दूनी 5 कह सकते हो, लॉ नहीं कहेगा। लॉ ने कहा है, कल जो फुल्का साहब ने शोर मचाया जी इनको बोलो एफिडेविट दे जी, रिलीजियस पार्टी है जी, रिलीजियस पार्टी। जब कोर्ट कह रहा है कि रिलीजियस पार्टी की डेफिनेशन लिख के तो बताओ कहाँ पर लिखी है? कहाँ पर लिखी है कि अगर हिंदू धर्म है तो वो रिलीजियस पार्टी की लिखेगा, कोई सिख धर्म है वो रिलीजियस पार्टी है। पार्टियाँ जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी। अगर लोग अपने आप को एक धड़ेबंदी बना के दिखाएं कि हम तो सिर्फ रिलीजियस इलेक्शंस लड़ेंगे, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920 में बनती है नवंबर के महीने में, और 1 महीने बाद पूरा श्रोमणी अकाली दल बनाया जाता है दिसंबर के महीने में,
किस लिए बनाया गया कि गुरुद्वारों की सेवा संभाल करने के लिए, उसके रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। 100 साल से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल सेवा कर रही है। आज उसको कह दो कि रिलीजियस पार्टी है, इसलिए वो कर ही नहीं सकती है, वो रिलीजियस पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। क्या कौन सा नई डेफिनेशन लेके आया है? जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में रूल में अमेंडमेंट की बातें करेंगे, तो ये तो लॉ के बारे में फुल्का साहब ज़्यादा जान सकते। मतलब आपका कहना ये है कि कोई भी धार्मिक चुनाव लड़ सकता है, कोई भी राजनीतिक चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल, जो जोन से एक्ट बना है उसमें एक सिख बिल्कुल लड़ सकता है। क्या कांग्रेसी नहीं लड़ते? क्या कांग्रेसी वहाँ आके इलेक्शन नहीं लड़ते? इसमें सरना साहब क्या है, कांग्रेसी नहीं है? मना करते मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। शीला दीक्षित के साथ सारी उम्र इनकी सांठ गांठ रही, राहुल गांधी के साथ ये उनके पैरों में बैठती हैं, सोनिया गांधी के साथ इनकी तस्वीरें हैं, इनके पार्टी के बंदे सज्जन कुमार को बुला के स्टेजों के ऊपर सरोपे देते हैं। दिल्ली के अंदर जब तक वो कार्यकाल चलता रहा है, हर कांग्रेसी को बुला के रकाबगंज की स्टेजों के ऊपर उन्होंने सरोपे दिए हैं। क्या वही कांग्रेसी नहीं है? मनजीत सिंह जी के आज की बात है, आज उन्होंने अपनी डेफिनेशन को चेंज किया है रोज़, क्योंकि उनकी अलग अलग नीति चेंज होती है। क्या परमजीत सिंह राणा पॉलिटिकल आदमी नहीं है? जिस बंदे ने अपनी चेयरमैन के ऊपर भी आरोप लगते हैं किस बात के लिए? बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का आप बीजेपी के सिंबल पर आपके चुनाव लड़े, उसके बाद आप बात नहीं समझ रहे। मैं बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा हूँ, मैं अलायंस के ऊपर लड़ा हूँ। मैं अलायंस के ऊपर इलेक्शन लड़ी है, गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर हूँ अलग, उसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरी पार्टी ने जब तक अलायंस रहा है मैं पार्टी के साथ रहा हूँ। जब अकाली दल ने अलायंस बीजेपी को छोड़ दिया, अगले दिन भी नहीं लगा, उसी रात को मेरी मिसेज ने, जो काउंसलर हैं, उन्होंने अपनी चेयरमैन नहीं छोड़ी। परमजीत सिंह राणा ने तो आज तक नहीं छोड़ी। आज तक वो बीजेपी की दी हुई चेयरमैनी पे बैठा है, आज तक वो काउंसलर ही लड़ रहा है। और मनजीत सिंह कह रहा है जी कि मैं राजनीतिक बंदों को लेके नहीं आऊँगा। तो राजनीतिक बंदे की और कौन सी डेफिनेशन है? क्योंकि बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लव है, बीजेपी के साथ इनकी साठगांठ है, बीजेपी ने ही इनको सिंबल मारने का दिशा दिखाई है, इन्होंने पूरी कोशिश की है। सो ये बातें हमेशा चलती आई हैं और आज बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, तो आज वो सामने आ गई। अच्छा, आपने कांग्रेस की बात करी, आपने आज 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसमें जो अभी 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, उसमें आपने जो कांग्रेस के टिकट पर रविंदर सिंह जो स्वीटा हैं उनको फिर अकाली दल से टिकट दिया है। देखो, रविंदर सिंह स्वीटा पिछली बार भी अकाली दल से इलेक्शन लड़े, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि वो कांग्रेस में जाके, और जिस वक्त कांग्रेस के पास उन्होंने टिकट लड़ने के उसी रात को उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था। तो फिर वापस ले लिया अब? उनको पिछले 1 साल से जब से चुनाव खत्म हुए हैं, वो रोज़ गुरुद्वारा कमेटी में आते थे, रोज़ अपना माफ़ीनामा हजे में लेके आते थे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे से गुनाह हुआ है जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगा। उनसे रिटर्न में माफ़ीनामा लेने के बाद उनको पार्टी में ज्वाइन कराया। उनको बोला पहले गुरु घर में जाके प्रसाद कराओ, देख करा के अरदास करो, और उसके बाद उनको पार्टी में ज्वाइन कराया। ऐसे पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया। और हमारी पार्टी नहीं, हमारे सिख धर्म हमें हर बंदे को गलती करने के बाद माफ़ी देने की इजाज़त देता है। अच्छा, आपने नो इनोग्रेशन की बात करी कि कमेटी ने पिछले 2 साल में नो इनोग्रेशन किए हैं कोरोना काल के बीच में, लेकिन मनजीत सिंह जी के कहते हैं कि उसकी जो नींव थी वो मैंने रखी, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे उनके कार्यकाल में उस समय इनोग्रेट वो उन्होंने नींव रखी, लेकिन फीता अभी मौजूदा कमेटी काट रही है। देखो, मैं मनजीत सिंह के बारे में नहीं बोलना चाहता। मनजीत सिंह 6 साल प्रधान रहे हैं। अखंड कीर्तनी जत्था वालों के नाम के ऊपर अगर लंगर हॉल का नाम किया है तो दिल्ली कमेटी ने किया है। MRI लेके आई है दिल्ली। ये तो कह रहे हैं कि MRI मेरे समय में आई थी, उस समय दिया क्या? इनको किसने दी थी? इनको अगर इनको पैसे किसी ने दिए होंगे तो एक नया स्कैंडल और आ जाएगा, क्योंकि कमेटी में अभी तक पैसे नहीं है। इन्होंने सिर्फ नींव रखी है गुरु घर के अंदर चोरी की, और इन्होंने किसी चीज़ की नींव नहीं रखी है। गुरु घर के अंदर जो उन्होंने गुनाह किया है वो आज तक किसी ने नहीं रखिया। सो आज वो कहते हैं, बहुत लोगों को बीच में जाके शोर मचाते हैं कि मेरे पिताजी जत्थेदार संतोष सिंह ने बहुत बड़ी जदादी लेके दी गुरु घर की। अरे एक जदाद, करोलबाग की जदाद आपके पास कब्जा हो, आप कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो, आप बिना किसी मेंबरों से सलाह किए उस कमेटी को हार जाओ और वो पोजेशन उसका दे दो, तुम किस बात की दावेदारी करते हो कि तुम्हारे पिताजी ने ये काम किया? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 6 साल तक वो प्रधान रहे, पिछला चुनाव भी आप उन्हीं की देखरेख में लड़े हो। क्या नहीं लगता कि उस टाइम पे आवाज़ उठानी चाहिए थी आपको? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। कमल जी, आपके जेब में से जितने पैसे हैं ना, अभी जाने से पहले मैं निकाल लूँगा, और बाहर जाने के बाद अगर आपको पता चलेगा मेरी जेब से पैसे निकले, आप वापस आके कहेंगे हरमीत जी मेरे पैसे वापस दे दो। जब गुरु घर की चोरियाँ सामने आएंगी तभी हम उनको पकड़ सकते हैं। जिसने चोरी की, मैं सीनियर मीत प्रधान हूँ पार्टी का और ये प्रेसिडेंट है,
ये मेरे साइन करने के लिए तो कागज कभी भेजेगी नहीं ना। लेकिन वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो मनजिंदर सिंह सिरसा के पास था। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आ गई? जब मनजिंदर सिंह सिरसा टेबल पे बैठते थे तब उनके बिल ही नहीं पेश होने देते थे। एक अब सवाल ये है कि क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी को कोई भी टेंडर देना हो या किसी से कोई भी काम कराना हो तो क्या प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के साइन होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, खाली प्रधान सेक्रेटरी के नहीं। इसमें एक प्रोसीजर फॉलो होता है। मेरे को एक टेबल खरीदनी है ना, तो टेबल खरीदने के लिए जिस डिपार्टमेंट को टेबल चाहिए पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट निकालेगा। उस रिक्वायरमेंट के ऊपर हमारे परचेज कमेटी वाले कमेंट्स लिखेंगे। परचेज कमेटी वाले लिख के उसका परचेज जो डीजीएम है वो उसको साइन करके जनरल सेक्रेटरी के पास भेजेगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट, उसको इंडेंट फॉर्म कहते हैं। उसके ऊपर हमारे साइन होंगे जनरल सेक्रेटरी के। जब वो जनरल सेक्रेटरी के साइन होकर जाते हैं उसके बाद वो परचेज का प्रोसेस शुरू होता है। फिर परचेज चेयरमैन उसमें इन्वॉल्व होता है, वो परचेज करने के लिए टेंडर कॉल करता है। अगर बड़ी चीज़ है, अगर एक आधी कोई टेबल ये है, उसने उसकी वो कोटेशंस मंगाएगा, उस कोटेशनों को अप्रूव किया जाएगा। उस कोटेशनों के बाद उसके ऊपर साइन करने के बाद डीजीएम के फिर दोबारा साइन होंगे, फिर जनरल मैनेजर के साइन होंगे, फिर वो दोबारा सेक्रेटरी के पास आएगा और फिर प्रधान के पास जाएगा। कितने साइन मैंने गिना दिया आपको? 9 साइन। जब इतना लंबा प्रोसीजर है, जब इतना लंबा प्रोसीजर है तो चोरी हो कैसे हो गई? हाँ, चोरी कैसे हुई? अगर आप मेरे को इजाजत हो तो 1 मिनट में आपको फाइल मंगा के दिखा सकता हूँ। ले आइए यार, फाइल मेरी गड्डी पे है। चोरी ऐसी हुई कि सामने एक बिल आता है, 1 लाख किताब छपी है। कब छपी है? 4 अप्रैल को। आज 4 अप्रैल है ना। 4 अप्रैल को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 अप्रैल को 1 लाख किताब छपने का ऑर्डर कौन देता है? मंजीत सिंह जी के। दोपहर को 1 लाख किताब छप के आ जाती है, रिसीव कौन करता है? मंजीत सिंह जी के। शाम को उसकी पेमेंट हो जाती है 1 लाख की किताब की 47 लाख रुपया कौन कर रहा है? मंजीत सिंह जी के। और जिस वक्त 1 लाख किताब बांटने की बारी आई तो किसी ने, कौन ले गया पता नहीं, वो 1 लाख किताब बंट गई और देखी किसने? सिर्फ मंजीत सिंह जी के ने। आज तक हमने तो देखी नहीं। 47 लाख रुपए का वो बिल है। एक बिल सामने जिस वक्त आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो जो यही जवाब होगा ना कि भैया इसकी पैसे बताओ, तो वो उसका कोई जवाब। ये सब चीजें हो गई, कमेटी से ऑर्डर भी दे दिया मंजीत सिंह जी के ने और किताबें भी आ गई, और आपने अभी बताया कि इतना लंबा प्रोसीजर, 9 सिग्नेचर उसको लेकर चाहिए, तो दिल्ली कमेटी से पेमेंट निकल कैसे गई फिर? भाई मेरे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जो मैं बात बोल रहा हूँ ये चीज़ है तब होती है जब कोई चीज़ खरीदी गई हो जिसका सिर्फ बिल ही लगा दिया गया, और बिल के साइन किसने करने हैं? मंजीत सिंह जी के ने, प्रधान ने और जनरल सेक्रेटरी ने, या जनरल सेक्रेटरी नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी ने। अब मंजीत सिंह जी के एक बिल के ऊपर साइन करके उसके ऊपर उनका जीएम जो इसको निकालने के लिए, सारी कमेटी एक तरफ होगी मगर उसको निकाला नहीं मंजीत सिंह जी के ने। उसको बचाते बचाते आप पार्टी से बाहर हुए, कमेटी से बाहर हुए, क्योंकि दूसरे की सांठ गांठ थी। वो इनको ब्लैकमेल करता था कि मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो मैं तेरे पर्दे खोल दूंगा। उसको बचाते बचाते आप, उन्होंने सारी चीज़ों को धीरे धीरे कबूल किया। और एक वो जो बिल आया, जब जनरल मैनेजर ने साइन कर दिए, प्रधान ने साइन कर दिए, जनरल जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है साइन, तो उसने गुड फेथ में वो भी साइन कर देता है। तो उसमें इसमें क्या फ़र्क पड़ा? मगर ये प्रोसेस को तो पेपर चेक नहीं होते? नहीं दिया ना, नहीं किया। किसने चेक करना है पेपर की? आफ्टर ऑल उस एडमिन का हेड कौन है? एडमिन का हेड है जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी की भूमिका क्या होती है? जनरल सेक्रेटरी की भूमि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की है। उसके पेपर वर्क को चेक करने की सारी जिम्मेवारी जनरल मैनेजर की। जनरल मैनेजर का काम क्या है? वो जनरल मैनेजर ही जब साथ में मिला हो तो क्या कर लेगा कोई? जनरल मैनेजर के साइन कराए, अपने साइन किए, चलो भाई चलो पेमेंटें लेते जाओ जितनी मर्जी। लाखों रुपया विड्रॉल किया गया। ये देखो तुम्हारे सामने, ये चोरों की दास्तान है। ये 80 लाख रुपए के वोचर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चुनाव प्रचार में इसका भी यूज कर रहे हैं लोगों को, ये भी, संगत को ये भी दिखा रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि ये नेगेटिव प्रचार करना नहीं चाहिए, मगर जरूरत वहाँ पहुँचती है जहाँ वो झूठ बोल के जा चुके हो, क्योंकि लोगों को इम्पैक्ट होता है जी इसको तो फंसाया गया। ये किताब छपी थी साडी विरासत। ये असली किताब है। जो 25,000 किताब छपी, वो 25,000 किताब को लोगों में, स्कूलों में बांटा गया, जिसको छपने के लिए 4 महीने का समय लगा। 18 साइन उसमें हुए लोगों के, और उसके बाद वो किताब छपी। मगर उसके बाद ये बिल आ जाता है, ये सिख विरासत। नाम क्या रखा? ये साडी विरासत, इसका नाम रख दिया सिख विरासत। ये आप देखो, इसकी ये ऑर्डर हुआ 52,000 किताबों का। ऑर्डर कौन कर रहा है? खाली ये मंजीत सिंह जी के। क्या मंजीत सिंह जी के पास इख्तियार ऑर्डर फॉर्म साइन करने के लिए? झूठ के कोई हद होती है। ये देखो, ये 20,000 किताब छप के आती है, बिल आता है 47 रुपए के हिसाब से 9,40,000 रुपये साइन हो गया।
किसी के साइन नहीं, ये साइन तो बाद में हमारे जीएम जो अब मौजूदा हैं, ये उनके हैं। ये तो पुराना इनका जीएम था ना, ये तो चोर चोर मुसेरे भाई हैं, ये तो वो हैं। ये तो सिर्फ ये ट्रू कॉपी है, इसको साइन किए हुए हर पेज के ऊपर हमने साइन कराया है, ताकि लोगों को ये लगे कि हरमीत सिंह ने घर में नहीं बनाए ये पैसे। ये 47 लाख रुपए। आप मेरे को ये बताओ, दिल्ली कमेटी का सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आज मेरे पास गुरुद्वारा कमेटी में मेरा पी है, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के पास भी पी है, उससे पहले भजन सिंह वालिया जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनके पास भी पी रहा, उससे पहले बलबीर सिंह रहे हैं, उनके भी पी हैं, सरदार परमजीत सिंह सरना भी प्रधान रहे हैं, उनके पी। ये सारे पी कहाँ से आए? दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एम्प्लॉइयों को पी रखा गया। सिर्फ एक मनजीत सिंह के टेनोर में ऐसा काम हुआ कि घर से पी साथ लेके आए, क्योंकि चोरी करने के लिए अपनी टीम चाहिए। ये देखो, ये क्या है? सरदार विक्रम सिंह, प्राइवेट सेक्रेटरी टू सरदार मनजीत सिंह, प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, कंसोलिडेट सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ अलॉन्ग विद 200 लीटर डीजल एंड ड्राइवर, 35,000 रुपया। सर इसमें तो साइन सिरसा जी के भी हैं। भाई दोनों के होंगे ना, ये तो ऑर्डर दोनों के। उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं, अब विरोध क्यों? विरोध क्या, रोज रोज लड़ाई करके? हम तो विरोध की बात नहीं कर रहे, लोगों पे लालच लगाते हैं। 70,000 रुपया महीने का सेम इनका दूसरा पीएस परमजीवन जोत सिंह। दिल्ली कमेटी के अंदर मुझे ये बता दो कि आज तक कोई पीए ऐसा हुआ है? आप भी इतने सालों से देख रहे हैं। 2013 में जब कमेटी चुनाव लड़ी और कमेटी शिरोमणि जो बादल दिल्ली का ही है वो कमेटी में आई, उसके बाद इन्होंने अपने पीए रखा। पीए ये तो नहीं है कि 15, 16 या अभी जो 17 में चुनाव हुए उसके बाद रखा, 13 के बाद रखा है ना, लेकिन 17 में इसका विरोध क्यों नहीं? क्यों आप इन पर ट्रस्ट करते आए हो? आप अब कागज दिखा रहे हो। मेरी बात सुनो, ट्रस्ट तब पता चलता है जब आपके साथ धोखा हुआ हो, जब आपका प्रेसिडेंट आपको झूठ बोले, आपके साथ बेविश्वासी करे, तब खुलता है। जिस दिन इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम शंटी ने लगाए थे, इन्होंने मेरे को बोला था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सबसे पहले मैं गया था, मनजीत सिंह जीके के बारे में बोल के आया कि जी ये 25,000 किताब छपी है, 47 रुपये के हिसाब से शंटी झूठ बोल रहा है। उस वक्त मैंने ये बात बोली थी, मगर मेरे को घर आने के बाद जिस वक्त मेरे को क्योंकि दिखाया वो चीज़ गई थी, जब मेरे को रात को पता चलता है कि शंटी तो बोल ही 1 लाख रुपए 1 लाख किताब की बात कर रहा है, मैं जवाब दे के आ रहा हूँ साडी विरासत का, शंटी बात कर रहा है सिख विरासत का, तो इसके ये विश्वासघात इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, कमेटी दिल्ली के साथ तो किया गया, मगर मेरे को आगे बिठा के इन्होंने बुलवाया। 51 लाख रुपए का मेरे को बोला कि मेरे को जो 1 लाख डॉलर आया था कनाडा से, वो पैसे आज मेरे बैंक में हमने जमा करा दिए हैं, ये उसकी रसीद दिखा दियो। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि 51 लाख रुपए हमने जमा करा दिया बैंक में, और ये झूठ बोल रहे हैं। पता चलता है जी कि वो 51 लाख रुपए है नहीं, वो 51 लाख के बाद में कहते हैं ये तो पर्ची गलत है, मैं ये तो मेरे को फंसाने के लिए सिरसे ने लगाई, मैंने तो 51 लाख रुपया बाबा हरनाम सिंह जी को दे दिया था। बोला था नहीं बोला था? तो वो फिर मेरे से क्यों उस दिन झूठ बुलाया गया? क्योंकि जिस वक्त आप लोगों को कोई चीज़ दिखाई जाए तब आपको समझ आती है कुछ और, जब शाम को जब बैठ के देखते हो, यही तो उनकी चोरियां पकड़ी गई। जब हमने बोला कि भैया तुम हमारे साथ ही गेम खेल रहे हो, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक निकलती गई। एक आदमी 50 लाख रुपए आपको दे के जा रहा है, आपकी और उसकी बात हो रही है कि भैया गुरुद्वारा बंगला साहब में एसी लगवा दो। एसी लग रहे हैं, उस आदमी को तो नहीं पता ना, जो कैश पैसे दे गया वो तो आप लेके घर, और जो एसी लगाने के बाद उसकी पेमेंट कर दी गुरुद्वारे से चेक। ये हुआ कि नहीं हुआ? और जब उस प्रेमी के पैसे के बारे में पूछा गया तो उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है कि हाँ पैसे तो आए थे, तो कहाँ गए पैसे? वो मैंने गुरु की गोलक में डाल दिए। लेकिन सिरसा जी आपने कालका जी आपने बात करी जिस तरीके से चोरी की, कि लगातार चोरी के इल्जाम लग रहे हैं। आप अभी शिरोमणि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई के प्रधान भी हैं। लगातार जिस तरीके से सिखों को ईमानदारी के लिए जाना जाता है और लोग पूरा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कहीं भी आपदा आ जाए सबसे पहले सिख वहाँ पहुँचता है। चाहे अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तराखंड में एक भाव आया, वहाँ पर भी सबसे पहले सिख पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से चोरी के इल्ज़ाम जिस तरीके से सिखों के ऊपर लग रहे हैं और सिख एक दूसरे के सिख के ऊपर लगा रहा है, क्या लगता नहीं कि जो साख है सिखों की गिरती जा रही है? देखो, बहुत नमोशी की बात है, और इस साख को बचाने के लिए जितनी मेहनत हमने की है पिछले 2 साल में, शायद ही किसी ने की हो। ये उपराले की है मानवता की सेवा के। कोरोना काल आया था, सारी दुनिया घरों के अंदर बैठी थी, हम तो घर नहीं बैठे। 25 मार्च को घर पे लॉकडाउन शुरू हुआ है इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पे। 25 मार्च की रात की मेरी ऐप फेसबुक देख लो, 26 की देख लो, 27 की देख लो, एक भी ऐसा दिन नहीं है हम घर पे। हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे बच्चे हमको नहीं रोकते थे, हमारे माँ बाप नहीं रोकते थे। सिर्फ इस चीज़ का हमने प्रण लिया कि जिस कम्युनिटी ने हम पे भरोसा किया और लोग हम पे करते हैं कि सिख सेवा करने वाले हैं, हमने आगे बढ़कर किया, हमने सेवा में की, लोगों को बताया।
डायलिसिस हॉस्पिटल शुरू किया, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया, दुनिया आज उसको एक्नॉलेज कर रही है। आप परसों आए, डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हो, प्रचार किया गया था 100 डायलिसिस जो वहाँ पर बेड है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर जाके 30 ओनली बेड, 30 बेड चल रहे हैं वहाँ पर। मैं आपकी बात को बिल्कुल, आप पहले दिन गए होंगे या दूसरे दिन, आज की डेट में वहाँ पर 70 से ज़्यादा चल रहे हैं बेड, वहाँ पर 100 लगे हैं। हमने उसके लिए हमने जान के उसको रुकवाया, क्योंकि जब कोई सिस्टम को शुरू करते हैं, जिस दिन आपको याद है कि जिस मिस हैपनिंग हुई थी वहाँ डेथ हुई थी, उसके बाद इतना शोर मचा दिया गया था, तो हमने उनको बोल दिया कि जब तक पूरे टेक्नीशियंस आपके पास नहीं आ जाते आप मशीनें चालू नहीं करेंगे। और टेक्नीशियंस भी आपने ऐड दो, जितने हमारे सिख बच्चे आए हम उसको एम्प्लॉयमेंट देनी है। हम अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम लोगों की सेवा करने के लिए तो फ्री कर सकते हैं, मगर अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज देना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए डॉक्टर्स ने उसको रोका हुआ है, और इसको 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी 7 मार्च को उसकी ओपनिंग हुई थी, आज 4 अप्रैल है। 1 महीने के अंदर मैं कह रहा हूँ अगर 70 मशीनें भी चल रही हैं तो कौन सा गुनाह हो गया? पिछले 20 साल में तो किसी ने नहीं किया। हमने उस डायलिसिस सेंटर, उसको जी सेंटर का नाम दे दिया जी, अब डायलिसिस हॉस्पिटल पहला शुरू किया देश के अंदर नहीं। हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें होती हैं, ओनली वहाँ पर मशीनें हैं डायलिसिस की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसका पहला विंग शुरू किया गया। आप बताओ मेरे को कि आप तो, आपकी तो उम्र बहुत छोटी है कमल जी, मगर हमने अपने बचपन में सफदरजंग हॉस्पिटल देखा था, छोटी सी बिल्डिंग में शुरू हुआ था। आज सड़क के उस तरफ ट्रॉमा सेंटर बना है, आज मेडिकल एम्स बना है, सारा उसी में से निकला है ये सफदरजंग हॉस्पिटल। एक दिन में कोई बड़ी संस्था नहीं शुरू होती। सरना साहब 8 साल हो गए, 8 साल हो गए आपकी कमेटी को, सिर्फ डायलिसिस सेंटर। मैं मंजीत सिंह के बारे में तो बोलता नहीं, क्योंकि उनके कामकाज के बारे में, बट सरना साहब को जब से मैं जानता हूँ, जब उनकी भांडों की दुकान होती थी, बर्तन बेचते थे जब ये चांदनी चौक, उन्होंने काम किया, उनके परिवार ने काम किया, उन्होंने भाइयों ने अपनी अपनी फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्रियों के बाद अब बड़ियों फैक्ट्री में गए। पहले दिन उन्होंने फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई? इसीलिए ना कि जिस तरीके से फंड्स आएंगे, जिस तरीके से ग्रोथ होगी, ऐसी सारी संस्थाएं चलती हैं। कॉलेज भी ऐसे चलते हैं, स्कूल भी ऐसे चलते हैं, और हॉस्पिटल्स भी ऐसे चलते हैं। सो जो काम कोई करे, कम्युनिटी के बंदे करें, उसको प्रेज करना चाहिए। ये अपनी राजनीति कर रही है, इनको बोलो राजनीति के और बड़े हैं, तुम और बड़े ब्लेम्स लगाओ, कम्युनिटी को तो बदनाम मत करो। हम उसको ट्रैक पे लेके आते हैं। आज आप देखो, 4 दिन पहले सुजुकी मोटरसाइकिल का मालिक आपके पास आया था, आप थे वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए, जब उसने 5 एम्बुलेंसेज दी हैं। वो एक जापानीज़ बंदा आके हमारी सिख कम्युनिटी की सर्विसेज को एक्नॉलेज करता हुआ हमें वो अपने अकाउंट में से, सीएसआर अकाउंट में से सेवा करके जा रहा है, और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, मगर इनकी सियासत ही नहीं इनके दिमाग से नीचे उतर रही। सो इनको चाहिए कि अब लोगों ने एक एज फैक्टर होता है, जिस एज पे वो हो गए हैं, इनको इस वक्त भक्ति करनी चाहिए। सेवा करने का शौक है तो सवेरे सवेरे चले जाएं, दिन के वक्त धूप में अगर नहीं पोछा लगा सकते, झाड़ू लगा सकते, सवेरे सवेरे देखा, कोई देखेगा भी नहीं, गुरु तो देखेगा, मगर कम से कम जो कर रहे हैं सेवा, उनको बदनाम ना करें। सर, अब आपने स्कूलों की बात करी, स्कूलों पे बात कर लेते हैं। आप 6 साल तक एजुकेशन के चेयरमैन रहे, ये भी गलत बात। 4 साल तक। मैं 1.5 साल, मैं 2015 से लेके 2017 तक रहा हूँ, और उसमें 1.5 साल ही बनता था, क्योंकि 15 के मिड में मैं बना था, और 17 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। मैं 1.5 साल रहा हूँ। अगर 1.5 साल की बात करें, चलो 1.5 साल के कार्यकाल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब 2013 में स्कूलों में जो बच्चे थे वो काफ़ी संख्या में थे उससे पहले, लेकिन 2013 के बाद जो स्कूलों की साख है वो गिरती चली गई है। क्यों? आरोप लगा रहा है विपक्ष। कौन सा विपक्ष? विपक्ष हमारे 2 हैं। एक विपक्ष है जो 6 साल राज करके गए हैं, एक विपक्ष है जो 12 साल राज करके गए हैं। दोनों के बारे में बताने लगूंगा, बहुत बड़ी दास्तान है। 12 साल वालों की पहले बात सुन लो। 2006 में 6 पे कमीशन लगता है, टीचर्स को सैलरी बढ़ा के देनी है, पेरेंट्स से तुमने पैसे ले लिए, करोड़ों रुपए तुमने इकट्ठा कर लिया, तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर स्कूलों के बीच में पैसा इकट्ठा हो गया। आपने क्या किया? 6 पे नहीं लगाया। हमारी कमेटी ने आके 6 पे लगाना शुरू किया। जिस वक्त देनदारी देखी, 93 करोड़ रुपए ये छोड़ के गए थे, 93 करोड़, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए की, 78 लाख रुपए की, 178 करोड़ की लाइबिलिटी थी। वो तो नहीं लोगों को बताते, उसको पैसा देना शुरू किया। जब वो जितने पैसे थे उतने दिए, उसके बाद जो कमाई होगी वही देंगे उसमें से। आज बताओ कि पिछले समय में 1-1.5 साल के अंदर, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बावजूद भी हमने तनख्वाही दी। 40 करोड़ रुपया गुरुद्वारा कमेटी से निकाल के स्कूलों को जो हम दे सकते हैं, तो मंजीत सिंह जी के ने 6 सालों में क्यों नहीं दिया? टीचर स्ट्राइक पे क्यों जा रही हैं फिर बार बार? मैंने खबरें देखी बहुत सारी, चाहे हेमकुंड कॉलोनी हो, चाहे लोनी रोड हो, बहुत सारी टीचर जो है स्ट्राइक पे बैठ जाती थी। क्यों? देखो, कोई भी चीज़ को पॉलिटिकली मोटिवेट करना बड़ी आसान सी बात है, और वो टीचर्स हैं जो इनके समय पे लगी हुई हैं सरना साहब के टाइम के ऊपर, और उनकी मांग तो जायज़ है,
तनख्वाह उनको कम मिल रही है या उनके पुराने एरियर्स नहीं मिल रहे थे, मगर उन्होंने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया। जब पहले तनख्वाहें टाइम से मिल रही थी तो वो कहती थी हमारे एरियर्स दो, जब एरियर्स रुकने शुरू हो गए, क्राइसिस आ गया, तो हमारी तनख्वाहें टाइम से दो। जब तनख्वाहें हमने पूरी दे दी, अब इस महीने से उनको पूरी देने की वादा। इस महीने से चुनाव का कोई वो तो नहीं है मकसद? चुनाव का कोई मकसद नहीं है, चुनाव का कोई मकसद, ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव, ये सेवा का चुनाव है। इसमें ये कोई मकसद नहीं है कि जी मैं आज जवाब वादा कर दूं और कल ना करूं। इसमें जो काम कहेंगे वो ये करना पड़ेगा। इसी समय क्यों फिर जब टीचर क्योंकि लंबे समय से स्ट्राइक पे जाती रही हैं, इस समय ही क्यों? क्योंकि चुनाव है। मुझे बताओ, आपने आज तक उसकी कवरेज की है सारी स्ट्राइक की? आप एक बार कवरेज जाके देखो। 18 टीचरों से 20 टीचर नहीं होती और 1800 का स्टाफ है हमारे पास। अगर सिर्फ 18 को तकलीफ होती है, मैं अगर उनके बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपने उनको समझाया है, आज वो समझी बैठी है। अगर मैं आज उनके बारे में कुछ बोलूँगा तो असलियत से, और वो फिर माहौल ख़राब होता है। बट मुझे ये बात बताओ कि वो 18 टीचरों को ही प्रॉब्लम है, 1800 को स्टाफ है। हमारा कालकाजी स्कूल है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, एक भी स्टाफ आज तक स्ट्राइक पे नहीं आया, एक भी स्टाफ नहीं आया। सिर्फ ये 2-3 ब्रांचेस के स्ट्राइक, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो कंट्रोल्ड में बंदे होते हैं भेजे जाते हैं। तो आप भी समझते हो आज टीचर्स की प्रॉब्लम एक दिन में सॉर्ट आउट होगी। अच्छा, जो सैलरी वाली इशू है ये इसलिए भी पैदा हुआ है कि इनको आपने जिस तरीके से सेंट्रल जो अकाउंट जो है वो बना दिया, इसकी वजह से भी दिक्कत पैदा हुई है? देखो, उसमें दो अपने अपने नज़रिए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड अकाउंट करने से हमारे हक के पैसे चले गए, मगर लोगों को, कई स्कूल वालों को ये लगता है क्योंकि बड़े स्कूल थे, वो बड़े स्कूलों से पैसा आता था और मगर छोटे वालों की नहीं होती थी। जिस वक्त हम आए 2013 में 10 महीने की तनख्वाह रहती थी फतेहनगर स्कूल की, और एक्सेस पैसे पड़े हैं वसंत विहार स्कूल से। तो अगर वसंत विहार स्कूल से निकाल के फतेहनगर वालों को दे दिए, हो सकता है लीगली या प्रोसीजर वाइज गलत हो, मगर लीगली इसमें इलीगल काम तो कोई नहीं था। इसमें इलीगल ये काम तो ये नहीं है कि जी सेंटर मेरे जेब के इस पैसे के मैं दूसरे में अगर वर्त लिए तो वो घर तो नहीं लेके गए थे। सो ये कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट गलत तरीके से किया गया। बट मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसीज़ है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्कूल की स्थिति के हिसाब से एक जैसे अलग होनी चाहिए। उससे नुकसान क्या हुआ है कि प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई। बच्चे कम क्यों हुए आखिर? क्या स्कूलों की साखगिरी है? नहीं, बच्चे इस टेन्योर में तो इतने नहीं कम हुए जो पिछले हुई है। उसका कारण है ना, जब मैंने बताया कि जब स्कूलों में एक्सेस पैसे पड़े हैं, 100 करोड़ रुपया पड़ा है, सरना साहब से किसी को पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 8 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 8 साल की। पिछले 8 साल में कोई इतना ग्राफ नहीं गिरा है। उसका कारण ये है कि जो लोग हमारे स्कूलों के ऊपर, जब टीचर्स स्ट्राइक पे जाएंगी तो एक माहौल ख़राब होता है। जब टीचर्स को प्रॉपर तनख्वाह उनके समय की नहीं मिल रही तो लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को इस तरीके से तो नहीं चलाना। सो ये प्रॉब्लम जो आई हैं उससे थोड़ी सी मुझे लगता है साख खराब हुई है स्कूलों की। आने वाले समय में इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। अच्छा, चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि 2013 की बात करें तो आपका बीजेपी के साथ गठबंधन था उस टाइम पे, वैसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2017 में आपका बीजेपी के साथ गठबंधन था और पंजाब में भी अकाली दल बादल की सरकार थी। लगता है कि इस बार चुनाव में जो बीजेपी से सपोर्ट मिलता था या पंजाब सरकार से सपोर्ट मिलता था वो इस बार नहीं मिल पाएगा? देखो, एक बात है कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी हमारी सपोर्ट करती थी, आज तो मंजीत सिंह के साथ है। मंजीत सिंह को बोलो बीजेपी की सपोर्ट लेके आगे सड़कों पे काम कर ले। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिखों की राजनीति में किसी पॉलिटिकल पार्टी की इंटरफेरेंस नहीं है। कोई चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, लोग इनके कहने पे वोट नहीं देते। लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं, लोग कामों को वोट देते हैं और लोगों ने आज हमारा काम देखा है। लेकिन सर सरकारों का तो थोड़ा इंटरफेयर होता है कि जिस तरीके से मनोबल तो कहीं ना कहीं बढ़ता है ना। सरकारों का इंटरफेयर पूरा रहा है। सरकार तो हमारी पार्टी खत्म होने पे उतर गई। सरकार ने तो पूरी कोशिश की इनका बाल्टी चुनाव निशान खत्म कर दिया जाए, इनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। सरकारों को तो बिल्कुल इन्वॉल्व किया, वो तो आपने देखा ही है। मगर मैं समझता हूँ कि जिसके साथ गुरुतेग बहादुर साहब का आशीर्वाद हो, जो गुरु साथ लेके चलते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चैलेंज कितना है इस चुनाव? चैलेंज कितना है चुनाव? मैं तो समझता हूँ कोई चैलेंज है नहीं। चुनाव में चैलेंज किस बात की होनी है? हमने सेवा की है, लोगों ने इस बात को एक्नॉलेज किया। इस बार नई पार्टी जागो पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली है। इसकी बातें कर रहा है। जागो को तो जगाना है, लोगों ने ही जगाना है कि भैया तू जवाब दीजिए गुरु घर की चोरियों के। उस जागो से क्या लोगों को वो होनी है?
गुरुद्वारा कमेटी की इस टीम ने पिछले 2 सालों में जिस तरीके से काम किया ना, आज घर दुनिया का बच्चा बच्चा करता है। दिल्ली का हर सिख नौजवान, हर घर की जो औरतें हैं, वो इस बात को घर में टीवी में बैठ के जब काम देखती हैं, तो उसकी सराहना करती है और लोग कामों के साथ जुड़े हैं। लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, 46 में से 40 प्लस सीटें जीतेंगे। तो बिल्कुल ये थे शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, जो कह रहे हैं 46 में से 41 जो सीटें हैं वो जीतेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।